अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में किस तरह से डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट में कौन कौन से पर्सन का, कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या रोल था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ेंगे, ये हमने आज पढ़ेंगे। क्योंकि हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई थी कि स्टार्ट कैसे हुई, ग्रीक का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। अच्छा, आज जो हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, जिस तरह से बायोलॉजी को जूलॉजी, बॉटनी, इन सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो पायनियर साइंटिस्ट थे, जो मतलब जिन्होंने चीज़ों को स्टार्ट किया था। उनमें से हमारे पास है सबसे पहले एरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरिस्टोटल कहा जाता है। इनको फादर ऑफ जूलॉजी का टाइटल मिला, फादर ऑफ जूलॉजी, बिकॉज इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी। कैरोलस लिन या कैरोलस लीनियस, जो हम पढ़ रहे होते हैं टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ें पढ़ी थी। उसमें इसका किरदार था कैरोलस लिन का, जिसकी वजह से कैरोलस लिन को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की थी। अच्छा, उसके बाद फेरेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिन, और फेरेस्टस कौन है? फेरेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। बिकॉज फेरेस्टस का क्या कंट्रीब्यूशन था? इसने प्लांट में रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया था, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया था कि भाई प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कैसे सीड्स बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसने डिस्कवर की। अच्छा, ये तो बात करनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फिर एक बहुत सुनहरा वक्त आया जब मुस्लिम साइंटिस्ट डोमिनेट कर रहे थे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ना सिर्फ बायोलॉजी के फील्ड में बल्कि फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इन सारी फील्ड में ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा पार्ट लिया। अच्छा, अब हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ही हम चलेंगे, उनमें से भी कुछ को पढ़ेंगे। आपने करना ये है कि बुक के उन साइंटिस्ट को पढ़ना है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इनके सवालात कुछ इस तरह से आते हैं कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड इट्स ईच एंड एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या फिर आपके पास साइंटिस्ट का नाम गिवन होता है और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान, चाहे जाबिर इब्न हयान। केमिस्ट्री में भी शायद आपने इनको पढ़ा होगा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल केमिस्ट्री में ही होता है। इनको फादर ऑफ अल्केमिस्ट, क्योंकि केमिस्ट्री को पहले अल्केमी कहा जाता था, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। अच्छा, बायोलॉजी से रिलेटेड इनका क्या रोल है, बायोलॉजी की फील्ड में इन्होंने क्या क्या काम किया, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या काम किया, ये चीज़ें हमने देखनी है। इन्होंने किताबें लिखी। अच्छा, बुक्स के नाम आपको याद रखने होने चाहिए, क्योंकि MCQs में, ब्लैंक्स में बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। अच्छा, जाबिर बिन हयान या जाबिर इब्न हयान ने इन्होंने किया क्या था? इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम था अल हैवान और एक का नाम था अल नबातात। अल हैवानात हम क्या कहते हैं? जूलॉजी को कहते हैं, और नबातात हम बॉटनी को कह रहे होते हैं। सही है। तो बेसिकली इन्होंने एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी अल हैवान में, और प्लांट्स के ऊपर जो किताब लिखी थी उसका नाम था अल नबातात। नबातात का मतलब ही प्लांट होता है इन अरबिक। अच्छा, ये तो इनकी फील्ड थी, इनका रोल था बायोलॉजी से रिलेटेड। अब और कुछ साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई का क्या रोल था, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। अब ये स्पेसिफाइड होता है, जैसे जैसे जाबिर इब्न हयान ने एक जनरल बात की थी, सारे एनिमल्स को डिस्कस किया था। सही है। अब्दुल मालिक अस्माई ने क्या किया था? एक स्पेसिफिक की तरफ चले गए थे। इनकी किताब का नाम था अल-फील, अल-इबिल, अल-वहूश, अश-शाह और खलकुल इंसान। अच्छा, अब जो है इनकी बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। बहुत बार MCQs में आ चुके हैं, आपकी बुक में भी एक MCQs मौजूद है। इनकी बुक के नाम पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि किसके ऊपर लिखी थी। अल-फील जो थी इन्होंने लिखी थी हॉर्सेस के ऊपर, घोड़ों के ऊपर लिखी थी। अल-इबिल जो लिखी थी वो लिखा था कैमल्स के ऊपर।
अल-वहूश जो था वो शिप्स के ऊपर था, अशा जो था वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर था, और खलक़ुल इंसान इंसानों के ऊपर था। सही है। इसमें इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एनिमल से रिलेटेड, सारी चीज़ें, उनकी बॉडी क्या, उनकी मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें इन्होंने उस वक्त डिस्क्राइब की थी, उनकी नेचर, ये सब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी दी थी। उसके बाद अली बिन रब्बान तुबरी, इनकी जो किताब थी वो थी फिरदौसुल हिकमा। इस किताब में इन्होंने क्या कहते हैं ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, फिनोमिकल, इनके जो फिनोमिना था वो फ़िलासफ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम था फिरदौसुल हिकमा। हिकमा यानी होता है हिकमत, और फिरदौस यानी जन्नत को कहते हैं। तो बेसिकली इनकी किताब को कंसीडर किया जाता था कि भाई इसमें हर तरह की नॉलेज है, मैक्सिमम नॉलेज आपको जो फ़िलासफ़ी से रिलेट करना है, ज़ूलॉजी से रिलेट कोई नॉलेज चाहिए, बॉटनी से रिलेटेड, सारी तरह की, हर तरह की नॉलेज इस किताब पे अवेलेबल थी उस वक्त। सही है, यूँ कह लो उस वक्त की एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती थी। उसके बाद जो है हमारे पास जो एक और साइंटिस्ट है अबू उस्मान उमर अल जाहिज़, इनका काम क्या था, इन्होंने भी बुक लिखी थी अल हैवान, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट हो गए थे 350 स्पीशीज़ के बारे में। इन्होंने स्पेसिफ़िकली 350 स्पीशी को सिलेक्ट किया और उन्हीं स्पीशीज़ के ऊपर वर्क करके, उन्हीं के ऊपर रिसर्च करके इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। सही है, रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी बुक, जो लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हमने देखा था कि कैसे रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपनी हाइपोथेटिकल बुक थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल उस वक्त में नहीं हुआ करता था। उसके बाद अल-फ़ाराबी एंड अब्दुल कासिम ज़हरवी। अल-फ़ाराबी एंड अब्दुल कासिम ज़हरवी ये दोनों एक ही पीरियड के साइंटिस्ट थे। ये दोनों अपने वक्त के बहुत मशहूर सर्जन हुआ करते थे, फिजिशियन थे, क्यों सर्जरी इनका पेशा था, सर्जन थे। इन्होंने क्या किया था, इनकी किताब थी कि किताब नबातात एंड किताबी हैवानात, यानी जानवरों के ऊपर भी किताब लिखी थी, नबातात के ऊपर भी किताब लिखी थी, यानी प्लांट्स के ऊपर भी किताब लिखी थी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या थी इनकी स्पेसिफिकेशन थी कि इन सारे एनिमल्स को, इन सारे प्लांट्स को, बॉडी को ट्रीट करने में, ट्रीटमेंट में एज अ फिजिशियन मुझे क्या क्या हेल्प मिल सकती है, क्या क्या काम में इनसे लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की थी किताब नबातात में और किताब हैवानात में। सही है। अच्छा, क्योंकि सर्जन थे ना, सर्जरी कर रहे होते थे, सर्जरी उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करती थी, लोग सर्जरी को गलत भी समझा करते थे। काफ़ी टाइम तक जो था सर्जरी करना या ये सारे काम करना, इन सब को बैन किया गया था, मतलब पाबंदी थी, इवन सज़ाएं दी जाती थी अगर कोई डॉक्टर या कोई वहाँ उस वक्त का जो हकीम हुआ करता था वो इस तरह के काम करता था तो उसको सज़ा हो जाया करती थी। सही है। लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट चल रही थी। जो सर्जरी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हुआ करती थी वो उस सर्जरी की परमिशन थी उस वक्त भी। अभी भी कुछ इस तरह से बहुत सी सर्जरी ऐसी होती है जिसमें परमिशन की ज़रूरत होती है। सही है, जो कि अप्रूव नहीं होती। समझ में आ रही है बात। होता बेसिकली कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ कोई भी सर्जरी हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी, जैसे अगर ड्रग मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो हमारे पास FDA है जो अप्रूव करता है, जिस मेडिसिन को अप्रूव करता है वही पूरी दुनिया में चल रही होती है। तो इसी तरह से सर्जिकल मेथड भी जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर है, वो अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई इस सर्जरी का सक्सेसफुल रेशो इतना है और इस सर्जरी से डेथ्स इतनी हुई है, उनको नज़र रखते हुए, उनके ऊपर उनको स्टडी करते हुए ये लोग परमिशन देते हैं। सही है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था हेड ट्रांसप्लांटेशन का, पूरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। ये तकरीबन 48 घंटों की कंटिन्यूस सर्जरी थी। ये भी USA में किया गया था, लेकिन इसकी परमिशन नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी तक हर तरह से अप्रूव नहीं है। सही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसप्लांटेशन करना, और एक तो स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। स्पेशल स्किल्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके बाद चीज़ें नहीं हैं, तो वो सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये वजह होती है कि किसी जगह पे किसी सर्जरी को बैन किया जाता है, किसी को अप्रूव किया जाता है। सही है। तो यहाँ पर भी इनके केस में भी ऐसा था।
ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी की थी यूरिनरी ब्लैडर को के स्टोन को रिमूव करने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है किडनी में बनने के बाद, वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। किस वजह से होती है? लाइक के फॉस्फेट्स की वजह से, डिफरेंट कैल्शियम की वजह से, अलग अलग रीजंस हैं इसके। उनकी वजह से जब वहाँ पर स्टोन फॉर्म हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो होता क्या है, यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब क्या होता है, उसके लिए किया गया था, उसकी सर्जरी की जाती है। अब तो बहुत एडवांस मेथड आ गए हैं, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से ही लेज़र के ज़रिए से, बाहर से ही रेडिएशन के ज़रिए से उसको ट्रीट कर लिया जाता है, उसको ख़त्म कर लिया जाता है। ट्रीट करने के बाद वो यूरिन में से वो स्टोन पूरा पास हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्टार्ट में क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी तो सर्जरी की जाती थी। तो ये दोनों वो साइंटिस्ट थे, ख़ासतौर पे अबुल कासिम ज़हरवी, जिन्होंने यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन का पहला सक्सेसफुल, पहला कामयाब तजुर्बा किया था उसकी सर्जरी का। समझ में आ रही बात? उसके बाद से क्योंकि ये पायनियर साइंटिस्ट थे इस तरह की सर्जरी करने के लिए। उसके बाद है इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम आप बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। फ़िज़िक्स में भी, फ़िज़िक्स की फील्ड से भी रिलेटेड, बायोलॉजिकल फील्ड से भी रिलेटेड इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन किया था। इनकी किताब क्या थी, 2 किताब लिखी थी, किताब मनाज़िर और मीज़ानुल हिकमा। ये दोनों ही किताबें, ये दोनों ही जो थी आँखों से रिलेटेड, विज़न से रिलेटेड, जो हमारा विजनरी जो प्रोसेस होता है, देखने का जो अमल होता है, इन्होंने सबसे पहले विज़न कैसे, हम किसी चीज़ों को देखते कैसे हैं, उसको डिस्क्राइब किया था। मैं आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता भी देता हूँ कि किस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं। देखो, विज़न के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन कलर, सेकंड वन लाइट। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं है, फर्स्ट वन लाइट, सेकंड वन कलर, ऐसे भी कह सकता हूँ। होता ये है कि अगर लाइट मौजूद है, सही है, किसी चीज़ का कलर ना हो तो हम तब भी नहीं देख सकते। सूरज की तरफ देखोगे, लाइट तो है लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो कुछ नज़र नहीं आएगा। सही है। फॉग होता है जब सीज़न में हमारे एटमॉस्फेयर में, तब भी चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि बेसिकली कलर डिसअपेयर हो जाते हैं, वो सामने आ जाती है चीज़ें। इसी तरीके से कलर्स हैं लेकिन लाइट नहीं है तो फिर अगर लाइट ऑफ कर दूँ तो ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? डिस्क्राइब ये किया था, फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कलर है तो जब लाइट इसमें फॉल करेगी तो लाइट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से लाइट आ रही है, दूसरी तरफ, जैसे हम बीच में ग्लास रख दिया, शीशा रख दिया, तो वो आगे तक चली जाती है, लाइट ग्लास को क्रॉस कर जाती है। सही, क्योंकि हमें चीज़ों के आर पार नज़र आ रहा होता है, क्योंकि बिकॉज वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है। लेकिन एक और ऑप्शन ये होता है, या तो वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है। बेसिकली होता ये है कि किसी ये ऑब्जेक्ट है, सही है। अब अगर यहाँ पर हमने लाइट रखा, जो लाइट हमें पता है कि हमारी जो लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं। उसके 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स कौन कौन से? वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी जिसको हम इस तरह से लिख रहे होते हैं। सही है। अब इन्हीं में से जो कलर एब्जॉर्ब हो जाए वो नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पर लाइट पड़ी, ये ग्रीन कलर है, तो इस पर जब लाइट पड़ी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जितने भी है, इसमें ग्रीन कलर वो लाइट है जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करके लाइट से रिफ्लेक्ट करके आंखों पे लग रही है। समझ में आ रही बात? ये आंखों पे लग रही है तो हमें ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। समझ में आ रही बात? ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बल्कि रिफ्लेक्ट करते रहे। लाइट आई, रिफ्लेक्ट, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो गई और आंखों पे रख दी। इसी तरीके से जो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा हमें रेड कलर का नज़र आएगा, जो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा हमें ब्लू कलर का नज़र आएगा। अब थिंग इज़ राइट, जो वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये वाइट किस तरीके से नज़र आता है? तो इसका मतलब है ये सारी लाइट्स को एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर देता है और आपकी आंखों पे लग रहा होता है, तो ये हमें वाइट कलर नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर कोई डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक क्यों नज़र आ रहा होता है? बिकॉज इससे किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एब्जॉर्ब कर लिया इसने तो हमें ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट कलर। सही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इब्नुल हैशम ने डिस्क्राइब की थी कि भाई ये विजन का फिनोमेना होता है, इस तरीके से विजन हो रही होती है अपनी बुक्स में। सही है। इन्होंने सबसे पहला जो पिन होल कैमरा था वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। अबू अली सीना, जिसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है,
इसके अलावा भी और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन मुस्लिम पीरियड का जो फाउंडर ऑफ मेडिसिन था वो अबू अली सिन्हा था, जिसने किताब लिखी थी अल कानून और फ़ी तिब अल शिफा, जिसमें मेडिसिन्स के कॉन्सेप्ट्स को दिया था इसने कि भाई किसी केमिकल को यूज़ करके, सबको यूज़ करके हम ट्रीटमेंट की जा सकती है बाकायदा प्रॉपर मेडिसिन का। ऐसा नहीं था, पहले क्या करते थे लोग, अगर कोई बीमारी हो गई तो पूरा एक्सट्रैक्ट ही दे दिया जाता था, बल्कि इन्होंने क्या किया था, बल्कि उसको उस कोर्स को, उस चीज़ को प्रॉपरली मेडिसिन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट में से हमने कोई लीफ कलेक्ट किया और लीफ वैसे ही खा लिया, पहले ऐसे ही होता था कि उसी से ये ट्रीटमेंट की जाती थी, बल्कि इन्होंने क्या किया था, सिरप्स की फॉर्म में या अलग अलग मेडिसिन डेवलप किया था इन्होंने। सही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, ही वाज नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इब्नुल नफ़ीस। इब्नुल नफ़ीस ने एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। लेकिन इब्नुल नफ़ीस का काम क्या था, इब्नुल नफ़ीस ने इस चीज़ को इनिशिएट किया था, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने बताया था कि भाई हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, हार्ट है हमारा, आर्टरी है, वीन है, आर्टरी हार्ट में जो वीन है वो हार्ट में ब्लड को लेकर आएगा, फिर हार्ट से ब्लड निकलेगा, लंग्स में जाएगा आर्टरी के ज़रिए से, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से पूरा हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से लंग्स में। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि कैसे सर्कुलेशन होगी। पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है एक बार, फिर हार्ट क्या कर रहा है, उस ब्लड को लंग्स में भेज रहा है, फिर रेस्पायरेशन हो रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है उस ब्लड में, फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में चला जा रहा है ऑक्सीजन को लेके। तो इन्होंने इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया था कि भाई सर्कुलेशन कैसे होगी। सही है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई इब्नुल नफ़ीस के बारे में। अब हमारे पास जो है अली इब्न ईसा का आई स्पेशलिस्ट थे। आइज़ की स्पेसिफिकेशन, आई की स्पेशलिटी थी, इनमें आइज़ के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ट्रीट करते थे आइज़ की डिजीज़ को। इन्होंने 130 डिजीज़ को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था कि 130 बीमारियां आँखों के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें ग्लूकोमा था, सही है, कैटरेक्ट था यानी मोतिया था, ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपने वर्क में दी थी। सही है। तो ये कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इनके क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन आपके हो, सबकी बुक के नाम याद होने चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन याद होना चाहिए, ये चीज़ें बस आसान सी चीज़ें आप बुक में पढ़ोगे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएंगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिनमें हमारे पास हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ भी लिया। एरिस्टोटल है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, कैरलस लिन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फेरेस्टस है, फादर ऑफ बॉटनी। इसके अलावा विलियम हार्वे है, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा गैलीलियो है, जिसने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया था। वैसे गैलीलियो ने इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन बुक में देखा है, बट उसने मॉडिफाई किया था माइक्रोस्कोप को। उसके अलावा हमारे पास जॉर्ज मेंडल है। जॉर्ज मेंडल ने फादर ऑफ जेनेटिक्स, हमने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी ये चीज़ें। जॉर्ज मेंडल को 35 मरने के 35 ईयर्स के बाद उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला था। इसके अलावा हमारे पास शेल्डन श्वान एंड रुडोल्फ विर्ट्ज़ हैं, जिन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। और उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि है शेल्डन, रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन हैं, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा मल्टीपल साइंटिस्ट हैं जिनके डिफरेंट कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फील्ड्स में हमारे पास मौजूद हैं। सही है। आगे जाके हम और भी साइंटिस्ट को डिफरेंट प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, तो वो आगे के टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह उसको डील करेंगे। सही है। फ़िलहाल के लिए हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का हमारे पास बस एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सही है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 आपका एंड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 एंड होगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 एंड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 और 2 ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको पूरी बायोलॉजी जो है, आपके जो 9th क्लास में जो 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग के सिस्टम को पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप सही तरह से समझ लोगे, आगे की चीज़ें समझना आपके लिए बहुत
आसान हो जाएगा। सही है, तो हम वीडियो को अपनी यहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।